हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर फिजिक्स के क्लास 10th का जो चैप्टर है फिजिक्स का साइंस में, उसके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में आ गए। आपको हम लोग याद दिलाएं, लेक्चर नंबर 1 में हमने तुम्हें यह पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में कवर कर लिया था बच्चों ओम्स लॉ तक टॉपिक, ओम्स लॉ तक। और ओम्स लॉ में बच्चों एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको कह रहे थे हम लोग रेजिस्टेंस। तो उसी टॉपिक रेजिस्टेंस से आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आइए बच्चों मिलकर के साथ पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने कहा टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। बच्चों, मैंने कहा किसी तार में जब करंट फ्लो करता है, किसी कंडक्टर में या किसी तार में बच्चों जब करंट फ्लो करता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसको रोकने की कोशिश करता है वो तार उस पर रुकावट डालने की कोशिश करता है उसके फ्लो में। इसी तार की प्रॉपर्टी, इसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज एन ऑब्स्ट्रैकल, रुकावट, इन फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट को बच्चों रेजिस्टेंस कहते हैं। और कौन ये रुकावट पैदा करता है? मैंने कहा कंडक्टर, तार खुद। ठीक है, तो मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज an obstacle in flow of इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा रेजिस्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट होती है, उसको कहते हैं बच्चों। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज एन ऑब्स्ट्रैकल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मैंने कहा रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। बच्चों, इसकी एसआई यूनिट ओम होती है और ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है बच्चों। इसकी एसआई यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की और उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, वी नो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो R किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? V और I का रेशियो हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, V अपॉन I, तो R हो जाएगा बच्चों V अपॉन I। क्लियर? ये R का एक फॉर्मूला आया है, V इक्वल टू आई आर से ही निकला है, यूज होता है कभी कभी रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों। ठीक है ना, तो फ्रॉम ओम्स लॉ से हमें V इक्वल टू आई आर मिला, उससे मेरे को R का एक फॉर्मूला मिल गया है R इक्वल टू V अपॉन आई, जो कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है? चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या जाना बच्चों? रेजिस्टेंस क्या होता है? मैंने कहा करंट के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, उसकी एसआई यूनिट ओम होती है। ठीक है, अच्छा, आखिरी बात, उसका एक एक्सप्रेशन मैंने फॉर्मूला एक डिराइव किया है, आप लोग के सामने लिखा हुआ है। बात क्लियर है? इसको रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, दो बातें और एक्स्ट्रा सुन लेते हैं।
कभी काम आती हैं ये छोटी मोटी बातें, ठीक है, छोटी मोटी बातें कभी काम आती हैं। मैंने कहा एक नोट जैसा कुछ छोटा छोटा लिख देता हूं, चलो। ठीक है, मैंने कहा हमें पता है, वी नो जो जो R होता है वो V अपॉन I होता है, और हम लोग को बहुत अच्छे से जानकारी है V मतलब वोल्ट होता है और I की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। तो इस हिसाब से वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस की यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है वोल्ट पर एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट हो सकती है, जिसको मैं ओम भी कह सकता हूं, लेकिन ऐसा यूनिट तो इसकी ओम होती है ना, विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओम। ओम लिखा जा सकता है बच्चों उसको, ओम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे, इसका मतलब है वोल्ट पर एम्पियर इज द सेकेंड नेम ऑफ ओम। मैंने कहा इसका मतलब है वोल्ट पर एम्पियर इज द सेकेंड नेम फॉर ओम, ठीक है ना। कभी मेरे को कहीं वोल्ट पर एम्पियर दिखाई देगा तो मैं उसकी जगह ओम लिख सकता हूं उसको, या ओम की जगह जरूरत पड़ेगी तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है ना। वोल्ट पर एम्पियर दूसरा नाम है बच्चों ओम का। क्लियर आप लोग के सामने। अच्छा, अब हमें रेजिस्टेंस से रिलेटेड अगला टॉपिक भी है हमारा, ऐसा कुछ नया टॉपिक नहीं आने वाला है। ये जो रेजिस्टेंस है किसी तार की, ये किन बातों पे डिपेंड करती है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कहा ये जो हमारे वायर की रेजिस्टेंस है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, ये किन बातों पे डिपेंड करती है, इसको पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होता है बच्चों फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो उससे पहले प्लीज आप लोग उसको नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी तार का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी बातें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा the resistance of a conductor depends upon the following factor। the resistance of a conductor depends upon
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मैंने कहा क्या फैक्टर्स होते हैं, वो शुरुआत करते हैं इन फैक्टर्स की। मैंने कहा सबसे पहला फैक्टर, मैंने कहा मान लो कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने कहा मान लो ये है मेरा वो कंडक्टर, ठीक है। मैंने कहा मान लो मेरा कंडक्टर ये है, तो इसकी कुछ लेंथ रही होगी। मैंने कहा इसकी कुछ, रुको बच्चों रुको, इसकी कुछ तो लेंथ रही होगी। मैंने कहा इसकी कुछ लेंथ रही होगी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। मैंने कहा इसकी कुछ तो लेंथ रही होगी। इसके बाद मैंने कहा इसका कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी ये मोटाई, इसको कहते हैं ए, और ये जो ए होता है ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने कहा इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर नहीं दिख रहा किसी को तो मैं थोड़ा सा इसको इधर को खिसका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी निकालना हो किसी तार का, मतलब मोटाई की बात होती है, उसके थिकनेस की बात होती है, उसके साइड वाला हिस्से की बात होती है, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने कहा किन बातों पे डिपेंड करता है। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा तार से जब करंट फ्लो करता है तो ये तार उसको रोकने की कोशिश करता है करंट को। तो जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा वो हर पॉइंट उसका रोकने की कोशिश करेगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional to the length of the conductor. That is resistance is directly proportional to L। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर पढ़ लिया। मैंने कहा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहते हैं जितना मोटा तार होगा उतना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, यही कहते हैं। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा उससे करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करता है बच्चों रेजिस्टेंस उतना कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तुम्हें पता ही है ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जितना करंट ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो इसका मतलब है मोटे तार से ज्यादा करंट जाता है, ज्यादा करंट जाता है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। समझते हैं आप लोग ये बात, इतने समझदार हैं। मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दैट इज R is inversely proportional to A, ऐसे लिखते हैं बच्चों। क्लियर? अच्छा, दो फैक्टर तो ये डायरेक्ट हो गए। मैंने कहा कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं। मैंने कहा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ऑल्दो कभी किसी फॉर्मूले में हमारा टेम्परेचर का जिक्र होगा नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं
टेम्परेचर इज टेकन एज कांस्टेंट, और ओम्स लॉ में भी आप लोग को ध्यान होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा बोला था नहीं बोला था, वहां एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला होगा। और फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले में हम लोग टेम्परेचर की जिक्र नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है फिजिक्स में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बातें आपको, छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर रहेंगी। ठीक है, मैं डायग्राम को नीचे उतार दूं क्या? कोने में मिक्सअप हो रहा है ये अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, साइड में अपने आप पड़ा रहता है। सुनिए बच्चों, मैंने कहा जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात अभी याद कर लो, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में अच्छे से डिटेल में हम समझाएंगे आपको। ठीक है, मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to the temperature, that is रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। स्मॉल t टाइम दिखाता है, कैपिटल T टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है, लेकिन हम कभी किसी फॉर्मूले में T का जिक्र करेंगे नहीं। एक आखिरी चीज मैंने कहा, और भी एक चीज पे इस तार की रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकती है। ये किस चीज का बना है उस बात पे बच्चों, इसके नेचर ऑफ मटेरियल पे, इसके नेचर ऑफ मटेरियल पे भी बच्चों डिपेंड करती है। मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर resistance of a conductor also depends upon the nature of material of the conductor। और इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता नेचर ऑफ मटेरियल का, तो ऑब्वियसली बात है यहीं पे एंड हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, अभी ये टॉपिक आगे एक रूप और लेगा, इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा कुछ देर में, लेकिन उससे पहले आप लोग को पहले इसको नोट करना है बच्चों। एग्जाम में ये आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और इसी टॉपिक से रिलेटेड है बच्चों। मैंने कहा वी नो, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने कहा वी नो, कंटेक्स्ट लेना बच्चों पिछले स्लाइड का, इसको जरूर देखना बच्चों एक बार। ठीक है, तुम लोगों ने वैसे साथ साथ नोट भी किया होगा हमारे, तो तुम पीछे देख पाओगे। मैंने कहा वी नो, जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। उसके बाद R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, और मुझे और कुछ नहीं आता, वैसे तो एक एक्सप्रेशन और आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसका तो कोई एक्सप्रेशन होता नहीं, और इसको मैं लिखता नहीं। कारण है कि एवरी एक्सपेरिमेंट डन इन फिजिक्स या एवरी फॉर्मूला मेड इन फिजिक्स is always made by taking temperature as constant। बात क्लियर है? ठीक है, ये वीनो दिखाई दे रहा है बच्चों, एक सेकंड ना, स्क्रीन में कट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। सुनो बच्चों, मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों
इक्वेशंस का निष्कर्ष निकालेंगे, मैंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2, मैंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2 R is directly proportional to L upon A. R is directly proportional to L upon A. L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A के इनवर्सली, जो नीचे है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो ऊपर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मर्ज कर दिए बच्चों मैंने फॉर्मूले। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। ठीक है, तो मैंने कहा ये मुझे मिल गया। मैंने कहा जो मुझे ये R is directly proportional to L upon A मिला है, ये मैंने कहा R इक्वल टू L अपॉन A तो होगा ही होगा, एक कांस्टेंट फिर से इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों रो। ये कांस्टेंट होता है रो। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है इस प्रकार का इज नोन एज रो, RHO रो। सिंबल है रो, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, इसी रो है। अच्छा ये क्या होता है? मैंने कहा रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए एक फॉर्मूला होता है वेयर मैंने कहा रो इक्वल टू कांस्टेंट है एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी कहते हैं बच्चों उसको। एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अलग चीज है बच्चों, रेजिस्टिविटी अलग चीज है, ऑल्दो माइन्यूट सा फर्क होता है, फर्क समझेंगे अभी। ठीक है ना, तो मुझे एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का और मिला, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। और जैसे ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट आया था रेजिस्टेंस, उससे अगला टॉपिक मिल गया था रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस में फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद बच्चों उसमें एक कांस्टेंट मिला, उस फैक्टर्स को कन्वर्ज करके मिला के एक नया फॉर्मूला मिला, उसके अंदर एक कांस्टेंट मिला रो, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसी के बारे में हमारा अगला टॉपिक है। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों रेजिस्टिविटी। प्लीज तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए हमें एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और मिला है। आइए बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक रेजिस्टिविटी की तरफ, उसका मतलब जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। ठीक है, मैंने कहा रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो, मैंने कहा डिनोटेड बाय रो। ठीक है, अच्छा मैंने कहा फॉर्मूला, मैंने कहा वी नो R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो यहीं रहने दो, L अपॉन ए को वहां भेजो, A अपॉन L हो जाएगा। तो रो की वैल्यू R A अपॉन L आ जाएगी। मैंने कहा रो आ जाएगी R A अपॉन L। ठीक है, मैंने कहा रो आ जाएगा R A अपॉन L। ठीक है, अच्छा मैंने कहा एसआई यूनिट का भी जिक्र करना ही पड़ेगा। मैंने कहा एसआई यूनिट के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा यूनिट ऑफ रो, मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात मुझे करनी थी, तो मैं साइड में अलग से कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा करते हैं जी। मैंने कहा रो इक्वल टू R A अपॉन L होता है।
रो बराबर हो जाएगा, मैंने कहा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है बच्चों ओम, इनटू एरिया की होती है बच्चों मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की होती है बच्चों ऐसा यूनिट मीटर। और मीटर से मैं मीटर का स्क्वायर काट दूंगा, मीटर से मैं मीटर का स्क्वायर काट दूंगा, तो मैंने कहा रो आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, रो आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, रो आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ये मुझे ऐसा ही यूनिट या यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मिल चुकी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कई बार पूछी गई है ये। ठीक है ना, बच्चों को याद नहीं रहती, याद नहीं करनी होती, बना लिया करो। और गलती एक और मत करना, ओम पर मीटर मत लिखाना, दैट इज ओम मीटर, ओम मीटर, पर मीटर नहीं, ओम मीटर। ठीक है, अच्छा अब दिक्कत यह है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का फर्क समझने की दिक्कत है कि फर्क क्या होता है। मैंने कहा बहुत ही सिंपल बात बताऊंगा, रेजिस्टेंस पूरे तार की होती है, रेजिस्टिविटी उसके यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस होती है। फिर से सुनो, ये मेरी एक तार है, थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, टफ होता है समझाना। मैंने कहा मान लो ये एक तार है और ये इसकी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये लेंथ 1 मीटर है, सिर्फ इतनी लेंथ की बात हो रही है, ये वाली लेंथ की जो मैंने बॉक्स में डाली है। ठीक है, मैंने कहा इसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं और पूरे तार की रेजिस्टेंस को आर को रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ गए बात? पूरे तार की रेजिस्टेंस कहलाती है, किसी तार के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी होती रेजिस्टेंस ही है उसके यूनिट लेंथ की। लेकिन बात क्लियर? अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक लोहे का ब्लॉक है और एक लोहे का बहुत बड़ा ब्लॉक है। मैंने कहा इसका वेट और इसका वेट, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, वेट को एज अ रेजिस्टेंस तुम लोग मान लो। मैंने कहा लेकिन इसके यूनिट वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम लो, यूनिट वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम लो, इसके वेट को डेंसिटी कहते हैं बच्चों। वहां इसके वेट को क्या कहते थे? डेंसिटी। किसी एक मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम के वेट को डेंसिटी कहते थे नहीं कहते थे? तो ऐसे ही यहां पे डेंसिटी की जगह रेजिस्टेंस है, वेट की, डेंसिटी की जगह रेजिस्टिविटी है और वेट की जगह रेजिस्टेंस है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा मान लो ये मेरी तार है, इसकी आर रेजिस्टेंस है, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। मैंने कहा मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, मैंने कहा इसकी रेजिस्टेंस आधी हो गई होगी क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधी, ये तो मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें। लेकिन मैंने कहा अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसके यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस, मान लो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ इतना ही है, इसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसमें भी तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी, रेजिस्टिविटी उतनी रहेगी, इसमें भी उतनी रहेगी। तो रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती बच्चों, तार के 50 टुकड़े कर दो, इतना सा चूड़ा भी बचेगा, तब भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी तार, रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है बच्चों। ठीक है, और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 1 यूनिट मतलब 1 मीटर तार की रेजिस्टिविटी 10 ओम मीटर है, एक तार की रेजिस्टिविटी 10 ओम मीटर है। ठीक है, एक तार की, अगर वो 10 मीटर की तार होती तो ये 10 ओम मीटर मतलब 1 मीटर तार की रेजिस्टेंस दे रखी है। अगर 10 मीटर की तार है तो 10 इंटू 10 100 ओम हो जाएगी उसकी रेजिस्टेंस। बात समझ रहे होगे? मैंने कहा डेफिनेशन बनानी जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात दोबारा से बता दूं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है लेकिन यूनिट लेंथ की। ठीक है, आइए समझते हैं बच्चों एक बार और। मैंने कहा इस फॉर्मूले में, ऑन पुटिंग इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर डाल दो, लेंथ को 1 मीटर डाल दो, तो रेजिस्टिविटी बराबर आ जाएगी रेजिस्टेंस के। कैसे? एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर अपॉन उसकी जगह 1 मीटर। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर आपने यूनिट नहीं लगाई। मैंने कहा इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, काटूंगा ओम मीटर आ जाएगी। हमें पता है इसका फॉर्मूला ओम मीटर ही होता है।
ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है, साइड में लिखी है। तो मैंने कहा रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है ऐसे केस में। मैंने कहा रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होती है एक ऐसे तार की जिसकी लेंथ यूनिट और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट, यूनिट मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो मैंने कहा देयरफॉर, मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर रेजिस्टिविटी is defined as the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section, ठीक है। एक ऐसी तार जिसकी लेंथ यूनिट हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो, उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं बच्चों। ये रेजिस्टिविटी की हमारी डेफिनेशन है, इसके बाद ये लिखोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। तो बच्चों हमने आज शुरू से देखते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने रेजिस्टेंस क्या होता है पढ़ा, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है पढ़ा, उसके बाद रेजिस्टेंस का हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, उसके बाद रेजिस्टिविटी उस एक्सप्रेशन में आई उसके बारे में जाना, और रेजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में जाना, ठीक है। इस लेक्चर में आज हम इतना ही करते हैं, एक छोटा सा लेक्चर था ये, ठीक है। अगले लेक्चर में बच्चों अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें, और वीडियो को देखा करो बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, मैसेज किया करो हमें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों।